हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है और आज हमारे साथ हैं मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब। ये खुसूसी एपिसोड यौम जमहूरिया के हवाले से हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें बातचीत होगी अपने मसाइल को लेकर भी। मुझे खरीदने ऐसे भी लोग आते हैं कि जिनके कहने से कीमत घटानी पड़ती है। मुसलमान क्या वाकई वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है? आपको लगता है ऐसा? किया गया, बहुत किया गया, बहुत बेदर्दी और बेशर्मी के साथ किया गया। एजुकेशन की कमी और भी तमाम तरह के जो मसाइल हैं उसकी वजह से वो बहुत जल्दी उसको एक्सप्लाइट किया गया। इसलिए हमारी सरकार का देखिए एक चीज ये है कि जो हमारा विकास का मसौदा है वोट का सौदा नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि भाई जो सरकार ये कर रही है उसको कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो 100% उसकी वजह से वोट हमें मिल जाएगा, मुस्लिम वोट। इसलिए जो है वो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सच है कि गरीबी की रेखा से नीचे 70-60% से ज्यादा मुसलमान रह रहा है। तो ये अपने आप में चिंता की बात नहीं है क्या? एजुकेशन की फील्ड में सारी कम्युनिटीज आएंगे, उसमें सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, तो ये भी अपने आप में चिंता की बात होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने एजुकेशन को हमने प्रायोरिटी रखा और हमने जो प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम है हमारा, हमने अपने ऑफिसर्स को बुला के और स्टेट की गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज को कहा, हमने कहा कि तुम छोड़ दो मकान बनाना और टंकी बनाना और नाली बनाना, स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, हॉस्टल्स, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, इन पे जितने पैसे कहोगे हम सब देंगे। इस बीच में जो पैसे हमने खर्च किए होंगे उसमें हमने 80% स्कूल एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए स्टडी की। तो उसमें पिछली सरकारों ने 90 जिले पकड़ रखे थे कि 90 जिले ही में माइनॉरिटीज रहती है और कहीं नहीं रहती। तो सच्चर कमेटी के हिसाब से सच्चर कमेटी ने क्या लिखा मैं तो उस पर बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं, लेकिन जो है वो अब सच्चर कमेटी 90 पे कैसे कर सकती है? हमने जो है वो 318 जिले किए और 318 के बाद जो है वो मुल्क के सारे जिले कर दिए। हमने कहा कि 318 तो ये जिले हम कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में कोई भी इलाका है जहां पर जो है 20%, 10%, 15% माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं, वहां पर जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी। जो आपकी स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, जैसे आप हजरत महल है या हजरत महल है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, तो क्या इसमें कोई आप लोगों ने एक ऐसा फार्मूला बना रखा है कि सिर्फ 50% को ही देना है? जैसे 3 करोड़ के करीब आई तो उसमें 1 करोड़ कुछ हजार जो है आप लोगों ने दिया। जैसे ये बेगम हजरत महल में 4 लाख के करीब आई स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें, सिर्फ 2 लाख को दिया। नहीं, बेगम हजरत महल जो लड़कियों की है जी, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि एलिजिबल एप्लीकेशंस थी वो 2 लाख और 35 खुर्रम इसको फॉलो कर रहे थे। सर आपने बताया था कि 4 लाख के करीब जो है दरखास्तें आई हैं, लेकिन हम 2 लाख को ही जो है वो दे रहे हैं। लेकिन पिछली बार हमने 45,000 4 लाख में 1,80,000 डुप्लीकेट थी, यानी कि वो जो बच्चियां थी, लड़कियां थी, वो हमारी मिनिस्ट्री से भी ले रही थी, अप्लाई किया था, यहाँ भी अप्लाई किया। उसमें टेक्निकल तो वो हाँ डुप्लीकेट थी, तो 1,80,000 वो मिनिस्ट्री से चली गई। तो सिर्फ जो है वो अब बचे 20,000 एक्स्ट्रा, तो हमने 2 लाख दे रहे हैं हम उसमें। फिर तो ठीक सर, इसको डिमांड ड्रिवन क्या बनाया जा सकता है? क्या इस तरह का, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा आप खर्च करते हैं इस पे। लेकिन आपको ये जब से हमने काम संभाला है, आपको मालूम है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स और बेगम हजरत महल, ये जो है वो 90% दे रही है हम, और 10% में और मिनिस्ट्रीज दे रही है। और इसीलिए जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है वो पोर्टल भी हम ही ऑपरेट करते हैं और मिनिस्ट्री का भी। सर मैंने कहा आमिर सलीम साहब हैं हमारा समाज से। मैं आपने बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप की बात आई और इसमें एक बड़ी अच्छी चीज आपने चालू की थी, शादी शगुन। ऐसी कितनी दरखास्तें आपके पास आई और कितनी बेनिफिशियरीज हैं? देखिए हमने ये जो स्कीम है शादी शगुन की, ये हमने 2 साल पहले हमने ये ऐलान किया था। उसमें हमने कहा था कि जो लड़कियां इंटर है, ग्रेजुएशन है, वो हमसे स्कॉलरशिप लेती हैं और कंप्लीट करती हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन। क्योंकि हमें कई लोगों ने कहा कि साहब स्कॉलरशिप जाती है और उनके फैमिली के लोग, क्योंकि स्कॉलरशिप तो अब हमने 100% जो उनके बैंक अकाउंट में जाती है, तो लोगों ने कहा साहब स्कॉलरशिप जो जाती है उसको इकट्ठा करके और 50,000, 60,000, 70,000 हो जाता है, तो उनकी फैमिली के लोग बच्चियों की शादी कर देते हैं और वो पढ़ाई आगे नहीं कराते। तो मुझे लगा कि ये बात जिनविन भी है, कई गरीब कई ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो करते हुए। तो हमने कहा कि आप ग्रेजुएशन कराओ इससे,
ग्रेजुएशन के तक के लिए हम पैसा देंगे, और ग्रेजुएशन कर लोगे उसका शादी जैसी होगी वैसे हम 51,000 का, अगर आपकी शादी फौरन हो रही तो, नहीं तो आप इसको FD करके आपको दे देंगे। ये है। तो अभी क्योंकि 2 साल से पहले शुरू हुआ है, तो अभी मुझे लगता है कि ये लागू होगी 1 साल बाद, एक 1.5 साल बाद। तो मतलब आपकी सरकार वापस आना जरूरी है उसके लिए, या वो लागू आएगी वापस? सरकार तो आ रही है वापस। क्योंकि देखिए क्या है, ये 2019 से पहले आप देख रहे हैं ना कि कितना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जुड़ रहा है। तो ये सारे के सारा जो ये गुनाहों की गठरी है, ये गुनाहों की गठरी में पाप के इतने पैबंद लगे हुए हैं कि हर पैबंद जो है वो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ पाप की कहानी बताता है। उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा मौका है कि मुसलमानों को किसी गिनती में नहीं रखा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो गए हैं, तो आप मुसलमानों को अपनी तरफ ले आइए। देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, समाज का सभी हिस्सा हमारे साथ आए, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। और इसीलिए मुस्लिम समाज के लोगों को भी ये कोई नहीं कह सकता कि साहब इन्होंने जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन किया कि मुसलमानों को एक किनारे कर दो। अब आपको ताज्जुब होगा, मुद्रा योजना में सबसे ज्यादा जो 50,000 1 लाख रुपए के लोन है, वो लोन जो है वो 36 या 37-38% जो है मुस्लिम कम्युनिटी ने लिया है, क्योंकि वो नेचुरली वो गरीब हैं और कमजोर, उनको छोटे छोटे काम करने के लिए चाहिए था। हमारे यहाँ हुनर हाट में जो है वो जो लोग लगाते हैं, उनमें से बहुत से लोग बताते हैं कि साहब हमने तो क्या है, जब से आपका हुनर हाट शुरू हुआ तब से जो है हमने जो है लोन लिया मुद्रा से, और लेकर के हम तो आदमी 10-12 लोगों को अपने साथ लगा करके और बना के बिल ले आते हैं आपके यहाँ। स्कॉलरशिप के लिए मुसलमानों के लिए आपने जो एक हद लगाई है वो 1,60,000 से कम है, और जबकि SC वगैरह के लिए वो कहीं 3 लाख के करीब होती है। इस हद को बढ़ाना नहीं चाहिए क्या? इनकम लिमिट? हाँ, इनकम लिमिट 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख है, 1,50,000 ऐसे करके है, तो मुझे लगता है ये जिन्विन है। इससे ऊपर अगर 3 लाख तक भी आ जाए तो जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो इसका फायदा नहीं उठा पाता है। इससे ऊपर भी कुछ में हमने कर दिया है। अभी जो आप हमारी नई गाइडलाइन देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि कुछ में हमने 4 लाख तक कर दिया है। मुमताज साहब कोई सवाल पूछ रहे थे इनकलाब से। मैं ये कह रहा था कि आज़ादी के साथ साथ इंसाफ भी होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपकी हुकूमत इंसाफ नहीं कर रही है, और उसकी मिसाल खुद आप हैं। आप जिस तरीके से, जितने तजुर्बेकार आप लीडर रहे, पहली जो हुकूमत थी NDA की अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें आप ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर रहे, लेकिन इसमें आपको देर से मिनिस्ट्री मिली और फिर माइनॉरिटी की मिली। मैं ये नहीं कहता माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री मिली तो माइनॉरिटी को आपसे फायदा हुआ, लेकिन आपको जो मकाम पे रहना चाहिए था, क्या सिर्फ इसलिए कि आप अक़लियतों से ताल्लुक रखते हैं इसलिए आपको पीछे रखा गया? ये तो सवाल का जवाब ये नहीं दे पाएंगे। देखो, मैं इसका सवाल, क्योंकि आप मुझे तो मालूम नहीं था कि आप शायर भी हैं। ये एक्सीडेंटल पॉइंट है। तो मैं उस पर कहूँगा मैं शायर तो नहीं, मगर ऐसी तुमको देखा तो शायरी मुझे भी आ गई। तो जो मैंने कई बार सुना है कि दौर है संग आजमाई का और मैं आईना सजाता हूँ। दौर है संग आजमाई का और मैं आईना सजाता हूँ, तुम हवाओं को हौसला बख्शो, मैं चिरागों की लौ बढ़ाता हूँ। यही इसका जवाब है। सर, हमारे पोर्टल से निसार साहब हैं ये। अभी स्कॉलरशिप की बात चल रही थी, और ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ आला तालीम के लिए जो स्कॉलरशिप थी, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, अगर उसकी बात करें तो आपकी गवर्नमेंट आने के बाद में सिर्फ एक बार फॉर्म आया 5 सालों में, अभी दूसरा फॉर्म आया है। अगर 5 साल में 2 बार फॉर्म आएंगे और वो भी अब इलेक्शन होना है, तो फिर ये किस हद तक इंसाफ किया जाए? मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये थोड़ा गड़बड़ है, और ये गड़बड़ हमारी मिनिस्ट्री से नहीं है बल्कि UGC से है। और UGC इसको बहुत कैजुअल, मैंने अभी एक 15-20 दिन पहले एक मीटिंग की थी, और हमको रास्ता कोई ढूंढ रहे हैं कि इसको थ्रू UGC के बजाय हम इसको सीधे मिनिस्ट्री से ही फेलोशिप दें, क्योंकि UGC बहुत कैजुअल तरीके से इसको करती है और उसके बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। आई एग्री विद यू। सरजमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक काफिले आते गए, हिंदुस्तान बनता गया। आदाब नाज़रीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। यौम जमहूरिया के खुसूसी हमारे मसाइल में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी साहब। हम आपका खैर मकदम करते हैं।
जैसा कि मैंने कहा कि ये खुसूसी एपिसोड है हमारे मसाइल का और यौम जमहूरिया के हवाले से है। हमारे दरमियान एक मुमताज सहाफ़ी और शायर मुमताज आलम रिजवी साहब मौजूद हैं। इनकी एक बहुत खूबसूरत नज़्म है। मैं चाहता हूं यौम जमहूरिया के हवाले से, आइन के हवाले से अगर वो उसका एक बंद हमारे सामने पेश कर दें ताकि इस प्रोग्राम की खूबसूरत शुरुआत हो जाए। मुमताज साहब। एक गुलदस्ते जैसा है ये मेरा हिंदुस्तान, मेरा आइन है मेरी शान। जश्न मनाओ आपने पाया एक अच्छा आइन, जश्न मनाओ आपने पाया एक अच्छा आइन। दे इंसाफ सभी को ये है एक सच्चा आइन, दे इंसाफ सभी को ये है एक सच्चा आइन। पूरी दुनिया में है इससे अपनी तो पहचान, मेरा आइन है मेरी शान, मेरा आइन है मेरी जान। बहुत खूबसूरत। मुख्तार साहब, जब हम अपने मसाइल की जानिब देखते हैं और जब भी जिक्र होता है तो यहाँ पे अक्सर लोगों ने यही कहा, जो मुमताज साहब कह रहे हैं, जो आइन है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और अगर हमें कहीं दुश्वारी परेशानी हो तो हमें आइन के रास्ते से ही उसको हल करना चाहिए। तो आपको क्या महसूस होता है आज यौम जमहूरिया के मौके पर, अगर आप कुछ बात कहना चाहें इस आइन के हवाले से और हमारे मसाइल के हवाले से? आज जब हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो हमको जो है वो बंटवारे के वक्त पे जाना पड़ेगा। दो मुल्क बटे, पाकिस्तान है और एक हिंदुस्तान है। वहाँ पर किस तरह का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ पर किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, किस तरह के हालात हैं और मेरे मुल्क में है। तो हम मानते हैं कि मेरे मुल्क में डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग इसलिए है कि हमारे पास एक इतना स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूशन, एक स्ट्रांग आइन है जो कि सभी समाज के हिस्सों की मजबूत हिफाजत की गारंटी देता है। इसलिए जो है वो मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार होगी, हमारी है, उनकी है, किसकी नहीं है, लेकिन वो आइन के और हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाहर नहीं जा सकती। तो जब हम अपने मसाइल की जानिब देखते हैं, गुज़िश्ता 70 वर्ष की जानिब भी अगर तवज्जो देते हैं, तो क्या आइन को हमने नाकाम किया है या हम कहाँ ऐसा हो गया कि हमारे पास मसाइल का अंबार लगता चला गया है? नहीं, मैं नहीं मानता कि कोई नाकाम है। देखिए, हमारा मुल्क जो है वो इतना बड़ा मुल्क है, हमारा 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों की आबादी है और उसके बावजूद भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है वो वैसे ही पुख्ता हैं। दुनिया का तमाम देश होंगे ऐसे, लेकिन मेरे देश में जो है वो अगर आज एक स्टेट में इलेक्शन होता है तो 1 घंटे के अंदर दूसरा चीफ मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा देता है और जाकर के वो दूसरा नया चीफ मिनिस्टर शपथ ले लेता है। और किसी उसके बाद क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है क्या? पाकिस्तान में तो जो है वो पता लगा कि वो फौज कब्जा कर लेगी। लेकिन सर वो जो तो इसलिए हम मानते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क जो है वो बहुत खूबसूरत मुल्क है, हमारे मुल्क के लोग बहुत खूबसूरत हैं और जब भी कभी भी आइन के साथ छेड़छाड़ होती है या हुई तो मुल्क में रिवोल्ट हुआ है। 77 आपको याद होगा, 77 में मिसेस गांधी जैसी बहुत ताकतवर एक प्राइम मिनिस्टर थी जिनको कहा जाता था कि कोई छू ही नहीं सकता, लेकिन क्या रिवोल्ट हुआ था। पब्लिक खुद जो है वो सड़कों पे आ गई थी और न कोई लीडर था न कोई कैंडिडेट था, लेकिन लोगों ने उनको उखाड़ फेंका। और यही जमहूरियत की खूबी है। जी हाँ। तो जमहूरियत में सबका साथ सबका विकास जो है यकीनी हो सकता है, जिस नारे के साथ आपकी हुकूमत आई थी। आपको क्या लगता है कि गुज़िश्ता 4.5 वर्षों में या अब तो तकरीबन 5 वर्षों में हम सबका साथ सबका विकास में कहाँ तक कामयाब हो पाए? डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि तरक्की बगैर तासुब के, इस कमिटमेंट को आपको जो है वो मजबूत करना होगा और उस कमिटमेंट को हमने मजबूत करने की कोशिश की है। हमने जो है वो कोशिश की है कि कोई भी समाज का हिस्सा
ये ना महसूस करे कि उसके साथ तासुब हो रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और ये शिकायत पूरे 5 साल में आप नहीं बता सकते कि कोई समाज का हिस्सा है कहे कि साहब हमको जो है वो पढ़ाई में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे साथ नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन है। मैं ये नहीं कहता कि सारी चीजें एकदम सब कुछ ठीक करेक्ट हो गई, लेकिन एक नियत, मजबूत नियत के साथ इस काम को आगे बढ़ाया गया है। और उसका नतीजा हुआ कि जब हम 5 साल में कह रहे हैं आपसे, तो हम 4 करोड़ से ज्यादा लड़के लड़कियों को स्कॉलरशिप दे दिया हमने। जहां पर कि 37%, 75%, 76% ड्रॉप आउट रेट था लड़कियों का, वो आज 37% नीचे हो गया, जिसे जीरो करना है। उसके अलावा जो है वो और तमाम जो ऐसे मसले थे जिन मसलों को कि जिसका कि समाधान होना चाहिए था। अब एक छोटी सी बात है जिसको कि बहुत अभी भी तमाम मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में, इतना मतलब मैं तो उन तमाम लोगों को कहता हूँ कि जो लोग डर रहे थे, कह रहे थे कि साहब आप ये सब्सिडी हज की खत्म कर रहे हैं, मुसलमान तो एकदम चढ़ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। हमने कहा वो चाहता है कि आप सब्सिडी खत्म करिए, जो उसके ऊपर ये आपने एक तोहमत लगा रखी है, एक कलंक लगा रखा है, वो खत्म होना चाहिए। अब उसके बाद आया नहीं साहब हम गरीब कैसे जाएगा। यानी सब्सिडी एक धोखा था और एक फ्रॉड था कि सब्सिडी के नाम पर जो है वो आप पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। सब्सिडी खत्म होने के बाद भी हज जो है वो सब्सिडी का जितना रेट था उससे सस्ता हो गया, और इस बार तो और सस्ता होगा, जीएसटी कम हो जाएगी। नहीं सर, अब जीएसटी आपने कम किया, लेकिन ग्लोबल टेंडर की जो बात हो रही है वो अभी भी नहीं हो पा रहा है, जो ग्लोबल टेंडर के लिए। अच्छा भाई, आपको हज करने कहाँ जाना है? नहीं, कंपटीशन होगा। नहीं, जाएंगे कहाँ आप? सऊदी अरब जाएंगे ना। तो जब सऊदी अरब जाएंगे तो हमारा एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है। सऊदी गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम कहेंगे नहीं जी ग्लोबल टेंडर होना चाहिए, वो कहेंगे नहीं जी आप हमारी कंट्री की जो एयरलाइंस है उसको आप 50% ले लीजिए और हमारी आप अपनी कंट्री से ले जाइए, और हम ग्लोबल टेंडर अलाउ नहीं करेंगे। उनकी शराइत होती है, वो शराइत है, वो एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट हमारे टाइम का नहीं है, वो एग्रीमेंट आज से 30-35 साल 20। तो सभी ममालिक के साथ उनकी ये शराइत होती है? सभी ममालिक के साथ, मतलब इंडिया के साथ नहीं है। 50% तो सऊदी एयरलाइंस के साथ आपको ले जाना पड़ेगा, उसके अलावा 50% आपको अपनी जो आपके घरेलू उड़ाने हैं उनसे आपको ले जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक अच्छी बात है, उन्होंने कहा जो रेट आप तय करेंगे वही रेट जो है वो हम भी लेंगे। वो उनका उस पर कोई वो नहीं है। अभी आपकी वजारत के तहत ये जो जब से महकमे हज आया, तो अभी आपने उसके दफ्तर का भी वो किया था, हमारे आपको खबर भी गई थी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर वजारत खारजा के साथ अगर ये रहता हज मामलात जो हैं, तो सऊदी अरब वगैरह में जो दुश्वारियां परेशानियां वहां का कॉन्सुलेट उनकी सुन लेता, आपको फिर वाया उनके थ्रू काम करना पड़ेगा। जैसे गुज़िश्ता बरस भी कुछ दुश्वारियां आई थी। बिल्कुल सुनते हैं, 24 आवर जो है वो हमारे निर्देश पे काम करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने बहुत क्लियर कट उनको कह रखा है कि हमारे सिर्फ आप फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हो सकते हैं, बट आपको निर्देश जो है, आपको डायरेक्शन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का ही मानना पड़ेगा, और इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। सर इस बार दरखास्तें कम आई हैं, जैसे झारखंड वगैरह से सुना है काफी तादाद कम हुई है। वहाँ क्या कलकत्ता और झारखंड का जो कंफ्यूजन है वो है एम्बार्केशन पॉइंट का? कई स्टेट ऐसी हैं जो जिनके कोटे ज्यादा होते हैं, दरखास्तें अभी की बात नहीं, हमेशा ही होता है ऐसा, कम आती हैं। अभी इस बार क्या किया हमने, चॉइस दे दी है लोगों को। रांची का जो व्यक्ति है वो चाहे तो कलकत्ता से भी जा सकता है, औरंगाबाद का जो जाने वाला है या गोवा से जो जाने वाला है वो मुंबई से भी जा सकता है। ऐसे ही जो है वो तमाम तरह हमने जो है तमाम गुवाहाटी वाले को भी हमने कहा आप चाहो तो कलकत्ता से भी जाओ, चाहे गुवाहाटी जाओ, कलकत्ता का रेट जो है ये है, गुवाहाटी का ये है। तो वो इस बार पहली बार है कि हमने लोगों को चॉइस दी थी कि आप अपनी मर्जी से जहां से चाहो जाओ। पहले तो ये था कि नहीं आप यहीं के हो, यहीं से जाओगे, कहीं से नहीं जा सकते, ये 1 लाख हो या 2 लाख किराया हो वो हमसे मतलब नहीं। लेकिन हमने कह दिया भाई किराया ये है, सब पूरा किराया लिखा हुआ है और उसमें आप कर सकते हैं। सर एक जाती तजुर्बा मैं आपसे, मौका है आप मिल गए हैं तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं पिछले दिनों मुंबई के दौरे पर था, तो वहाँ पे हज हाउस के ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, तो बहुत दूर से दिखाई देता है वो। आप लोगों को दिखाना चाहिए। अब नहीं ये जो जैसे हमने तो आप जब आपने लगाया तो मैं आपको बताऊं साहब, ये जो है वो मुल्क की सबसे ऊंचा किसी इमारत पे लगा हुआ झंडा है ये, और हज हाउस पर तिरंगा लहरा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं नहीं साहब हज हाउस में कैसे तिरंगा लहरा, मुझे कई लोग कहने लगे, मैंने कहा कि, और सारे लोग जो है उसके दूर से फोटोग्राफ लेते हैं, उसको पूरी तरह से काफी वायरल भी हुआ और बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत वो कुलाबा से दिखाई पड़ेगा, आप जाएंगे तो आप
तो वहां से वो टैक्सी ड्राइवर था, गैर मुस्लिम था, मैंने उससे पूछा ये कोई सरकारी बिल्डिंग है कौन सी यहाँ की जिसपे तिरंगा लहराया? कहते नहीं ये हज हाउस है। तो मैंने कहा इनको हज हाउस पे लगाने की तिरंगे की क्या जरूरत थी? कि नहीं साहब अच्छा लगता है, लोग मुसलमानों के बारे में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ तिरंगा देख के बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं पूछ रहा हूं कि जब मुसलमानों के दिल में तिरंगा मौजूद है तो क्या उनको ये दिखाना बहुत जरूरी है? कोई अगर ये कहे कि मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के अंदर हुब्बुल वतनी की कोई कमी है, तो मैं उनको जो है उससे मैं सहमत नहीं हूं। बल्कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो लोग कि कहीं ना कहीं खुद जो है वो बेईमान है, जो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं ना, वो जरूरी भी है जी। अब कुछ मोहल्ले हैं, कुछ जगह है जहां पर कि अगर आप घुसेंगे तो जो गैर मुस्लिम है उनको समझ में आता है कि साहब ये तो सब हरे हरे झंडे दिख रहे हैं, ये तो पाकिस्तानी झंडे हैं। कि होता नहीं ऐसा, वो इस्लामिक फ्लैग्स हैं। लेकिन लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को, मैं तो कई बार टेलीविजन चैनल्स की बहस पे सुना है कि आप मुस्लिम इलाकों में चले जाइए साहब वहां पाकिस्तानी झंडे दिखते हैं, जबकि वो है नहीं पाकिस्तानी। तो वो जो थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, और हमें अपने नेशनल फ्लैग को, जिसको कि हम सब सम्मान करते हैं, उसको भी हमें, जो हज हाउस पे हुआ है, वो हज हाउस ने वो सारे वो उस तरह के परसेप्शन वालों को जो है वो, हम चाहते तो हज हाउस पे भी एक इस्लामिक झंडा लहरा देते, चांद वाला हरा सा, लेकिन नहीं। तो इसी तरह से प्यार है, झंडे के लिए इज्जत है, लेकिन वो दिखना भी चाहिए। इसी हमारे मसाइल में हमारे दरमियान मौजूद हैं मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, मदरसों को लेकर बहुत कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात यह है कि तनख्वाहें जो है वो नहीं मिल पा रही हैं बाज़ जगह पर, ऐसा क्या काफी मुद्दों मुझे कई बार जानकारी आई भी है, यूपी वगैरह में, बिहार में उन्होंने भी क्या है कि एक कोई पोर्टल तैयार किया है। यूपी वालों का तो मैं जानता हूं, बिहार का मुझे नहीं पूरी जानकारी है। उन्होंने एक पोर्टल तैयार किया और मदरसों की इंफॉर्मेशन कहा है कि आप उसमें पोर्टल में आप डाल दीजिए। मदरसों से कहा है कि आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके कितने टीचर हैं, आपके पास क्या बिल्डिंग है, क्या है, जो शायद 1 करोड़ रुपया या 50 लाख रुपया वो ग्रांट देते हैं। तो जिन जिन मदरसों ने वो पोर्टल पे डाल दिया है, मैंने उसको जब काफ़ी शोर मचा तो मैंने उनसे चेक किया था, लगभग 90% मदरसों ने अपने पोर्टल पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डाल दी और उनको सबको पैसे मिल रहे हैं। 10% ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टल पे नहीं डाला है, तो वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हमने कहा इसमें भी कुछ उसका रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि जो टीचर्स हैं या जो उनको पे नहीं मिल रही, तो वो ठीक नहीं है। आप कुछ पूछ रहे थे हामिद सर? मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ग्रांट इन एड जो है, इसके तहत 2014 से आपके पास जो एप्लीकेशन अब तक आई हुई हैं, अब तक आपने उनको कंसीडर नहीं किया, उन एप्लीकेशंस को। अभी नया लेटेस्ट ये पता चला है कि उन फाइलों को ही आप जो है रिजेक्ट करवा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता था कि ऐसा क्यों, जबकि इसको और बढ़ाना चाहिए था, ये तो और ख़त्म करने की तरफ जा रहा है। हमने प्रायोरिटी रखी है सीधे बच्चियों को स्कॉलरशिप जाए, नंबर 1। सेकंड प्रायोरिटी है जो रोजगार के साथ स्किल डेवलपमेंट की, गरीब नवाज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसमें रोजगार के साथ, जिसकी रोजगार से 100% उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। और 30 ये जो पैसा बांटने वाला काम है कि तुम आए एप्लीकेशन लेकर के कि साहब हमको 50 लाख का ग्रांट दे दो, 60 लाख का दे दो, तो वो उसको हमने एक बार से चेक कराया था। चेक कराने के बाद उसमें बहुत फर्जीवाड़ा था, सॉरी टू से यू। आप ऐसा है, पब्लिक मनी या कौम को जो जेन्युइनली जाना चाहिए, आप जो है वो लेके यहाँ बांट रहे हैं। ले जाओ, तुम आए हो एप्लीकेशन, तुमसे थोड़ी अंदर सेटिंग वेटिंग कर ली, कर ले जाओ 20 लाख, ले जाओ 50 लाख, ले जाओ 1 करोड़। सुनिए, उसके बाद मैंने चेक कराया, मैंने चेक कराया कि साहब ये जो आदमी 50 लाख ले गया, उसने किया क्या है। तो मैंने इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी हमारे मौलाना आज़ाद के मेंबर्स को भेजा कि ज़रा चले जाओ, ये बिजनौर में ये आदमी ले गया, इसने क्या बनाया है। उसने कहा कि मैं तो 3 गर्ल्स हॉस्टल बनाऊंगा और बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। कुछ नहीं बनाया उसने। अब उससे या तो हम पैसा वसूल कराएं, तो हमने कहा इसको जरा सा जो जिन्विन लोग हों उनको जिन्विन लोगों को दो, और जो जिन्विन नहीं है, अब जैसे कि अभी इन लोगों ने दिया है, बड़ा अच्छा है, अंजुमन इस्लाम वाले हैं मुंबई में, उनको जो है वो बिल्डिंग को एक्सपेंशन के लिए और वो दिया हुआ है, और उन्होंने उनको शायद 60-70 लाख दिया, 80 लाख कितना दिया है। अभी आपने वहाँ कुछ इनॉग्रेशन किया था? हाँ, वही बिल्डिंग। और अभी हमने सबसे कह दिया, हमने कहा कि ये जो मेंबर्स हैं मौलाना आजाद फाउंडेशन की, सब जा करके इनॉग्रेशन करेंगे। तो फिर क्या होगा कि जो बन गए हैं उसका इनॉग्रेशन करेंगे, जिनका फाउंडेशन रखना है वो भी करेंगे, तो कम से कम पता लगेगा कि बनाया है तुमने कि नहीं बनाया, ग्राउंड पर है कि नहीं है कि नहीं है।
इसलिए हम दे रहे हैं। एक बच्ची कश्मीर से है जी। सर, आपने फैसिलिटीज की बात कही, स्कॉलरशिप्स की बात कही, वो स्कॉलरशिप्स उन फैसिलिटीज का फायदा उठाने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। हाँ। क्या हमारी कंट्री इतनी सिक्योर है अभी? क्या आप हमको उतनी सिक्योरिटी दे पाए हैं अभी तक कि हम घर से बाहर निकले? क्राइम जो आप देख रहे हैं पिछले कितने सालों से सिर्फ बढ़ते ही गए हैं, तो उन चीजों के लिए आपने कितना किया? नहीं, पहली बात तो बहुत अच्छा सवाल है। आपकी बात सही है। ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये जो है वो आप ऑनलाइन भरना है आपको। ऑनलाइन में आपकी बात सही है कि बहुत सी जगहों पर जो है वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी। फिर हाँ, सर जैसे गुड़गांव की आज की खबर है, मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, ओके, पढ़ने जाना तो डेली पड़ेगा। हाँ, कहाँ मुझे वो सिक्योरिटी मिल रही है कि मैं घर से बाहर निकलने की हिम्मत करूं? फैसिलिटी मिल गई मुझे, मैं कैसे जाऊं? आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात आप समझ लो कि आइसोलेटेड जो 1, 2, 3 घटनाएं हैं, उनको छोड़ करके हमारा मुल्क बहुत सेफ है, सिक्योर्ड है, बच्चियों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। और ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे कोई पेंट कर दे कि हमारे मुल्क में सब गलत चीजें हो रही हैं। हमारे यहाँ जो है वो सेफ्टी सिक्योरिटी है और कॉन्फिडेंस है। अभी लड़कियों में बहुत कॉन्फिडेंट लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी उनको जो है वो कुछ कर देगा। जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं वो अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए इतने कड़े कानून किसी मुल्क में नहीं होंगे जितना मेरे मुल्क में है। समाज को भी उसमें साथ आना, समाज में भी उसको साथ आना चाहिए। और महिलाओं का, लड़कियों का एम्पावरमेंट नहीं होगा तो आप आधी से ज्यादा आबादी आपकी जो है वो तरक्की के धारा से पीछे हो जाएगी। सर जो एक आपकी SPQM स्कीम है मदरसों को लेकर, उसको लेकर लोग कहते हैं कि उसका फायदा नहीं हो पा रहा है। अभी हमने जो मदरसों के ड्रॉप आउट्स हैं, मदरसे और भी स्कूलों के जो इंटर में 11th एंड 12th के जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं लड़कियां खासतौर से, उनको हम जो है ब्रिज कोर्स करा रहे हैं। हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया को हम करते हैं, उसके हम एक बच्ची के ब्रिज कोर्स के लिए 50,000 रुपए देते हैं। उसके वाइस चांसलर आए थे तलत साहब, उन्होंने बताया था कि आपके साथ उनका एक MOU हुआ था, MOU हुआ है उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। और अभी हमने जो है वो जामिया हमदर्द को भी इसमें जोड़ लिया है। फिर अंजुमन इस्लाम जो मुंबई में है, उनके तमाम इंस्टीट्यूशन से उनको भी जोड़ा है। मकसद ये है कि ड्रॉप आउट होने के बाद उसके बाद तो कुछ है नहीं, वो तो बोलेगा कि साहब हम फर्स्ट ईयर फेल है, तो वो फर्स्ट ईयर फेल का कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम उसको जो है वो इंटर उसने किया हुआ है, ये तो बता सके, तो वो जो है वो बहुत बहुत सक्सेसफुल हुआ है। सर आप की जैसे सिर्फ मुसलमानों की तो मिनिस्ट्री है नहीं, आपकी माइनॉरिटी अफेयर्स की है, लेकिन हम बात क्योंकि हमारे मसाइल में मुसलमानों के हवाले से कर रहे हैं, तो आप जितनी बातें बता रहे हैं, जितना हम सुन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी हुकूमत मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन फिर कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं जो उस माहौल को एकदम से प्रागंदा कर देते हैं। आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, कुछ प्रदेश हैं जहां पर कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं, मॉब लिंचिंग या ऐसे, जिसमें मुसलमान जो है घबराहट सी महसूस करने लगता है, वो आपके करीब आते आते आपसे दूर हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि कुछ तो हर पार्टी में बयान बहादुर होते हैं, और इन बयान बहादुरों की जो बकवास होती है वो मुल्क को भी नुकसान पहुंचाती है, और जो जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। 2-3 जो घटनाएं हुई, जैसे लिंचिंग की हुई, वो लिंचिंग की जो घटनाएं, चाहे वो हरियाणा में हुई हो, चाहे राजस्थान में या यूपी के, उसमें बहुत सख्त कार्रवाई हुई। अभी तक कई जगहों पे तो अभी तक उनको जमानत नहीं हुई, जेल में है वो लोग जिन्होंने ये सब काम किया था। लेकिन वो एक बहुत सोशल मीडिया का वक्त है, वो एक बात का बतंगड़ बनता है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कहीं पर भी कोई चीज होनी चाहिए। अगर आप देखें तो इन 4-4.5 सालों, 4.25 सालों में शुक्र है अल्लाह का, और कि किसी भी तरह का कोई भी बड़ा कम्युनल राइट मुल्क में नहीं हुआ। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो है, जिसको कि आपको मैं बताना चाहूंगा, अभी क्या होता था कि पहले कहीं लाजपत पे बम ब्लास्ट हो रहा है, तो कहीं पर जो है वो अयोध्या में बम ब्लास्ट हो रहा है, तो कहीं अक्षरधाम मंदिर में हो रहा है, तो कहीं मक्का मस्जिद में हो रहा है, तो कहीं पे चार मीनार पे हो रहा है, तो कहीं मुंबई में हो रहा है, तो कहीं दिल्ली में हो रहा है। मुल्क के हर हिस्से में हर एक महीने में 15 दिन में कहीं ना कहीं आतंकवादी धमाका होता था, उसमें 2-4-10 लोग मरते थे। उसके बाद पकड़ा कौन जाता था? कोई अब्दुल सलीम पकड़ा जाता था, गफूर पकड़ा जाता था, जुनैद पकड़ा जाता था, फला पकड़ा जाता था, ढिमाका पकड़ा जाता था। वो था कि नहीं था, अब तो कोर्ट उनको बाइज्जत रिहा भी कर रही है अभी। और वो 10 सालों में इतने लोग पकड़े गए, ये जो एक सिलसिला चल रहा था वो बंद हुआ है। अब वो आप मोदी जी का डर देख लो या सरकार की पॉलिसी देखो, वो जो भी हो,
कहीं नहीं ऐसा हो रहा है कि कहीं पर भी हंगामा हो रहा है। और इवन कश्मीर में भी एक सीमित, एक लिमिटेड इलाके में कुछ लोग करते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी, अदरवाइज कश्मीर में भी ऐसा नहीं रह गया है। मुस्तकीम साहब कोई सवाल पूछ रहे थे जी। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए एक अदारा कायम किया गया था मानस, वो अभी कहाँ है, किस पोजीशन में है? अभी जिंदा है। डिटेल से बता दें तो मेहरबानी होगी। मानस है तो मानस रहेगा। जी सर, एक साथ मेरे 2-3 चीजें हैं मनोहर भाई, एक साथ 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं सेहत स्कीम के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। सेहत स्कीम जो पहले चल रही थी, सेहत जी, सेहत तो हेल्थ मिनिस्ट्री चलाएगी, हम क्यों चलाएंगे? नहीं तो इसीलिए रोकी शायद वो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आती है वो स्कीम। मतलब हर काम हम ही तो लेकिन सर मनोहर भाई एक सवाल इसी के आगे है, आपकी मिनिस्ट्री के अंडर में अगर वो नहीं आती है तो ये मुशायरे वगैरह कहाँ से आपकी मिनिस्ट्री में? मैं पूछूंगा। एक हमारी स्कीम है हमारी धरोहर, यानी जो हमारा कल्चर है, हमारी विरासत, जो विरासत है हमारी जिसे कहते हैं, तो हमारी विरासत जो है वो कल्चरल विरासत भी है, अदबी विरासत भी है, और उसमें जो है वो मुशायरा एक हमारे मुल्क की ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है। तो छोटी छोटी जगहों पे सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार हुआ है, अभी दिल्ली में जो हुआ, मुंबई में हुआ है और आगे करेंगे, तो वो उसको आपने देखा कि क्या लोगों का उसमें पॉजिटिव रिएक्शन था, वहाँ प्रोग्राम में था। हाँ जी। आपके साथ बीजेपी के साथ जो मुसलमान लोग जुड़े हुए हैं, मैं पार्टी की तरफ आ रहा हूं। आज इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त सैयद अकरम हाशमी जो हैं वो बहुत मुद्दत के बाद मिले। आज इत्तेफाक से इनको पता चला कि आप यहाँ रहे, तो ये यहाँ आ गए, तो मेरी इनसे तब के बाद अब मुलाकात हुई। और ये उस वक्त से बीजेपी में जुड़े हुए थे जब कोई बीजेपी के बारे में मुसलमान जो है घबराता था बात करने में। इन जैसों को क्या मिला है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आप बीजेपी में कब से हैं और आपको क्या मिला है इस पार्टी से? मैं बीजेपी में 89 से हूँ और बीजेपी के मंडल से लेकर राष्ट्रीय पदों पर सभी पर रह चुका हूँ। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी रहा, राष्ट्रीय सचिव अभी था और आजकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये पार्टी मुसलमानों के हित में काम करती है कि नहीं करती है? साफ सी बात, दिल से बताइएगा। सेटिस्फेक्शन है जब तो यहाँ है। दिल से बोल रहे हैं? बिल्कुल दिल से। जी। प्रोग्राम के शुरू में ही एक बात हुई आइन की। मैं महाराष्ट्र की तरफ चलता हूं, हालांकि आपकी वजारत बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है। आमिर सलीम साहब, रफ्ता रफ्ता नीम के पत्तों में ढल गया। आमिर सलीम साहब, क्या सवाल है आपका? शुरू में ही ये बात चली कि हमारा आइन, ऐसी गाइडलाइंस हमारी आइन की हैं कि किसी के साथ इम्तियाज नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी तबके के साथ। मैं समझता हूं कि अक़लियती वजारत तो वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है अक़लियतों के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा सियासी सवाल पूछना चाह रहा हूं। पूछिए। 2018 में आपकी महाराष्ट्र सरकार ने रिजर्वेशन पास किया मराठों के लिए, उसमें 5% मुस्लिम भी थे, उनको भी पास करना था, टोटल 21% था, लेकिन यह हवाला दिया गया कि ये जो हद है सुप्रीम कोर्ट की वो 50 से ऊपर चला जाएगा, जबकि 50 से ऊपर अब भी जा चुकी है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन महाराष्ट्र में क्यों हुआ? 5% मुस्लिम्स को क्यों छांट दिया गया और मराठों को 16% दे दिया गया? अमीर साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये अभी जो 10% अपर कास्ट का आरक्षण है, इसमें एक बात आपको जो बहुत साफ तरीके से बताना चाहता हूं, इसका बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन में फायदा होने वाला है। न सिर्फ मुस्लिम, मतलब और भी माइनॉरिटीज को होगा। इसलिए होगा, इकोनॉमिक जो वीकनेस है वो अगर आप देखें तो वो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है, और वो किसी भी रिजर्वेशन की खेत की मूली नहीं थे अभी तक। आज जो है ये 10% के रिजर्वेशन में मैं देख रहा था कि कौन कौन कम्युनिटी है जो मंडल कमीशन की उसमें आई थी रिजर्वेशन में, और कौन कम्युनिटी है जो इसमें आएगी। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है मुस्लिम समाज की कम्युनिटी आ रही है। इसके साथ साथ वो आ रहे हैं, इवन वो भी आ सकते हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो अपर कास्ट में ना हो आते हो। मैं एग्जैक्टली अभी आपको नहीं बता सकता कि कितने आएंगे, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़े पैमाने पर होगा। जहां तक महाराष्ट्र का आपने सवाल बताया, आप अगर जहां रिलीजियस ग्राउंड लेंगे, आप मजहबी ग्राउंड लेंगे, वहां पर आपका ये रिजर्वेशन जो है वो एकदम पूरी तरह से डिमोलिश हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं देता करता। करना होता है तो 72 घंटे में सब कुछ हो जाता है सारा। कॉन्स्टिट्यूशन 10% वाले में इसी तरह हुआ नहीं, 10% में हुआ इकोनॉमिक ग्राउंड पे। तो इकोनॉमिक ग्राउंड में उसमें मुस्लिम अलग नहीं है। आइन में कहीं पे भी इकोनॉमिक ग्राउंड पे तो रिजर्वेशन की बात है नहीं। तो आइन को ठीक किया गया ना,
लेकिन मजहब पे नहीं कर सकते आप, मजहब पे आप जो है वो ग्राउंड पे नहीं कर सकते। फिर आपको बाद में जैसे ही आपने किया वैसे कहेंगे साहब तो ठीक है, आप ये क्रिश्चियंस को अलग करिए, सिखों के लिए अलग करिए। जब आप एक सेकुलरिज्म की बात करते हैं और सभी लोगों को न्याय देने की बात करते हैं तो फिर ये बहुत जरूरी था जो इकोनॉमिक ग्राउंड पे हुआ। सर अब जब हम अन्याय की बात करेंगे तो आप कहेंगे 70 साल तो हमारी हुकूमत रही नहीं। कोई बात नहीं, हमारी थी तो क्या हुआ, अन्याय हुआ तो हुआ, गलत हुआ। हाँ, सवाल पूछ लीजिए। अभी आपने बोला है कि बम ब्लास्ट होते हैं जगह जगह और वहाँ पे किसी जुनेद सलीम यानी टोटली मुसलमान होते हैं और उनको 10 साल बाद अभी क्या हो रहा है कि रिहा हो रहे हैं। तो सर जो पुलिस वाला उनको अरेस्ट करता है, कमेटी में अरेस्ट करती है जो भी कोई, तो सर उनके लिए क्या कानून है? मतलब वो तो अगर 10 साल बाद रिहा हो रहा है उनके खिलाफ सब कुछ बर्बाद हो गया सर, नहीं तो उसके लिए क्या कानून है? पहले जो गलत पकड़ते हैं, पहले आप ये करेक्ट कर लीजिए। हमने ये कहा कि उस मामले में गलत सही जो भी होता है उसमें कोई ना कोई मुसलमान जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब कोर्ट जो है उसको जो है वो 6 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद उसको जो पहले तो आपने आतंकवादी बना दिया, अब उसके बाद उसको जो कहते नहीं तुम नहीं थे आतंकवादी, तो वो तो पूरा खानदान, उसका पूरा इलाका, पूरा वो तो आतंकवादी का चस्पा लग गया उस पे। आपने जो कहा कि बिल्कुल जो ऑफिसर ये काम करता है, पुलिस का हो या कोई भी हो, और कोर्ट में जब फैसला हो जाता है तो कोर्ट को ही ऐसे लोगों के खिलाफ भी स्ट्रक्चर पास करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए ताकि वो नौकरी से चाहे उनको निकाल के बाहर करो या उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये मैं उससे सहमत हूँ। आपके सारे सहाफी हो जाएंगे, नहीं, बाकी लोग बस एक वो जो 10% है सर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 4.5 साल तक तो गिरफ्तारियां नहीं हुई है आपकी हुकूमत में। राजनाथ सिंह भी कहते रहे कि हमारे यहाँ IAS का कोई असर नहीं है और तमाम चीज़ें, लेकिन ये आखिरी वक्त में कुछ ज़्यादा ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन की वजह से हो रहा है। आखिर ये आखिरी वक्त में अचानक कैसे दाइश हिंदुस्तान में घुसा है? अगर मैं किसी को क्रेडिट देता हूं तो अपने मुल्क के लोगों को देता हूं कि ये IS जैसा, अलकायदा जैसे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अपनी जड़ें नहीं जमा पाए और न जमा पाएंगे आगे भी। अमेरिका में जड़ें जमा लिया, ऑस्ट्रेलिया में जमा लिया, ब्रिटेन में जमा लिया और जगहों पे, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं जमा पाए। उसका मेन रीजन है कि हमारे मुल्क के लोग और खासतौर से मुसलमान उसके लिए जो है कि उन्होंने बिल्कुल उनको कोई स्पेस नहीं दी। अगर कहीं छोटी मोटी इस तरह की चीजें हुई हैं उसको आप पूरे के पूरे साथ एक साथ मत देखिए। आपका इशारा होगा अभी कुछ दिनों पहले जो हुआ, जो उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन पूरे मुल्क में कहीं पर ऐसी एक्टिविटी, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी, कश्मीर में भी और जगहों पे भी कई एक्टिविटी। मुझे तो खुशी है, आप लोगों को बताऊं मैं, कहीं पर भी ऐसा, इवन कश्मीर में भी कुछ अगर IS के लोगों ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो उनके माँ बापों ने उनको वापस बुलाया? नहीं, वापस नहीं बुलाया, इन्फॉर्म किया कि साहब हमारा बच्चा ये थोड़ा कहीं चंगुल में आ रहा है। और स्ट्रेटेजी भी इस हुकूमत की सही थी क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने भी ये तरीका रखा था कि जिसमें अगर इस तरह की कोई बात होती थी तो पेरेंट्स जो आते थे और बताते थे और वो उनको कर लेते थे और हिंदुस्तान में IS जो है इसी वजह से वो दखल नहीं हो पाया। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम इन सब चीजों में अगर उलझेंगे तो हमारी तरक्की रुक जाएगी। इसलिए आज हमने कोशिश भी ये की है कि हम अपनी उन बातों पर बात करें जिनसे हमारे मसाइल असल में उलझे। हम हमारे मसाइल में कोशिश भी ये करते हैं कि असल मसाइल की तरफ तवज्जो दें, जहां हमारी तवानाई खत्म होती है हम उस तरफ नहीं जाते हैं। जी, मेरा सवाल यह है कि आपने शुरू में कहा था कि हम सभी तबकों को समान एक रूप से लेकर चल रहे हैं और सबका एक साथ से विकास कर रहे हैं, और आपने बीच में यह भी कहा कि हमारी सरकार में आने के बाद में कोई दंगा नहीं हुआ। क्या मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं कि क्या इंसानियत को बर्बाद करने के लिए क्या दंगा कराना सबसे बड़ी बात होती है? दंगा कराना सबसे बड़ी बात नहीं होती। अगर मानव में एक इंसान का भी अगर कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत खतरे में होती है, ये बात है। और आपने दूसरी बात सर बीच में ये कही कि हम जो है मुस्लिम तबके को स्कॉलरशिप के माध्यम से ऊपर उठा रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के माध्यम से मुस्लिम तबका ऊपर उठेगा? आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है? गाय जो आवारा फिर रही है, किसानों का नाश कर रही है, उस गाय के ऊपर अभी योगी सरकार ने एक कानून बनाया है कि 30 रुपए खर्च होंगे प्रति गाय पर। और इंसान के लिए आप टंकी नहीं बनवा सकते, आप नाले साफ सफाई के पास आपके पास धन दौलत नहीं है, और एक गाय के ऊपर आप 30 रुपए खर्च करोगे। अगर एक इंसान के ऊपर 5 रुपए खर्च कर तो इंसानियत की गरीबी भी दूर हो जाएगी और ये जो वाद विवाद कि जो गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगी। सर लेकिन बहुत जज्बाती बात है, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन उन्होंने जो देखिए गाय को लेकर जिस तरह की सियासत होती रही है तो कहीं ना कहीं आपकी इन कोशिशों को कमजोर नहीं करती हैं ये सारी चीजें? ये बात तो बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट का माहौल जो है उसके लिए जरूरी है कि मुल्क में सौहार्द भी हो, भाईचारा भी हो और साथ ही साथ सुरक्षा का एहसास भी हो।
अगर जो है वो उसमें कहीं थोड़ी कमी दिखती है तो डेवलपमेंट आप कितना भी करते रहिए, वो जो है वो उसका, जैसे भाई साहब ने कहा भी, फिर उस तरह की माइंड लोगों को समझ में आएगा। पॉजिटिव कहेंगे तो वो निगेटिव समझेंगे, वो निगेटिव हम तो इसलिए क्योंकि वो एक एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कंफ्यूजन का क्रिएट होता है। आपने अभी देखा नहीं होगा आप कि जो दंगे होते हैं 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने, ठीक है छोटा सा भी हो तो इंसानियत मरती है, लेकिन जो 4-4 महीने होते हैं ना, आपने कभी भिवंडी देखा है, आपने कभी भागलपुर देखा है जहां पे खुलेआम कत्लेआम हो रहा था, आपने बगल में मलियाना देखा है जहां पे जिंदा लोगों को ट्रक में भर करके और तालाब में फेंक दिया गया था। ये मेरी सरकार नहीं थी। बड़े दंगे नहीं हुए, कहीं पर जो है वो कत्लेआम की घटनाएं नहीं हुई, ये हमारे लिए सुकून की बात है। जो आतंकवाद की बात हमने कही, आतंकवाद में सबसे जो मरते हैं बेगुनाह लोग वो तो है, लेकिन उसके बाद जो टार्चर होता है वो किसका होता है? तो इसमें कोई हमने ये थोड़ी कहा है कि भैया आतंकवाद पटाखे मत बुलाओ और क्या बोलते हैं उसको ब्लास्ट मत करो, नहीं तो मुसलमान पकड़ा जाएगा, इसलिए नहीं। हमने तो कि मुल्क में सिक्योरिटी हमारे लिए प्रायोरिटी रही है, और टंकी भी बननी चाहिए, नाले भी बनने चाहिए, वो लोग बना रहे हैं। हम तो अपनी मिनिस्ट्री, हमने कहा कि हमारी मिनिस्ट्री जो है प्रायोरिटी, हमारी मिनिस्ट्री एजुकेशन को हमने दिया, और यही होना भी चाहिए। हमारे मिसाल में अक्सर जो लोग आए हैं उन्होंने यही कहा है कि तालीम जो है उसको फौकियत दी जाए। सब बिल्कुल आखिर में आपका पैगाम यौम जमहूरिया के हवाले से उन तमाम नाज़रीन के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है। वाह। तू दरिया में तूफान क्या देखता है, खुदा है निगहबान क्या देखता है। तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। इस बहुत ही खूबसूरत पैगाम के साथ मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बात की। हालांकि हम चाहते तो हम इस बातचीत को उस समत ले जाते जहां दीगर चैनल लेकर जाते हैं और फिर नतीजा कुछ नहीं निकलता। हम गौर व फिक्र करते हैं हमारे मसाइल में, और गौर व फिक्र का मतलब ये होता है कि कोई राह निकाली जाए, वरना हम भी जानते हैं कि आफियत साहिल में है, हम तूफान से टकरा भी सकते हैं, लेकिन हम रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग गर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। बहुत अच्छा।